नमस्कार साथियों, आप सभी का इस एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे न केवल हमारे विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। आज इस सत्र में जो प्रेजेंटेशन का विषय है वो स्वयं प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मूक्स जो है उसका डेवलपमेंट और कोर्स कोऑर्डिनेटर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं उससे संबंधित है। स्वयं जिसका पूरा नाम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, क्वालिटी एजुकेशन तक आसानी से पहुंच सके। आज के इस सत्र में हम ये समझेंगे कि एक शिक्षक के रूप में आप इस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं और स्वयं के लिए प्रभावी ऑनलाइन पाठ्यक्रम कैसे विकसित कर सकते हैं। स्वयं भारत का अपना नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्कूल लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। स्वयं का उद्देश्य केवल ऑनलाइन पढ़ाना नहीं है, बल्कि सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो किसी कारणवश अच्छे संस्थान तक नहीं पहुंच पाते, चाहे वो फाइनेंशियल मजबूरी हो या उनकी अपनी कोई जॉब कमिटमेंट्स हो जिसके कारण वो रेगुलर मोड में भी नहीं पढ़ पाते, या फिर ऐसे संस्थान जहां पे संबंधित सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो इलेक्टिव में उनका जो कोर्स सिलेक्शन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्वयं हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए उपयोगी है। स्वयं पर उपलब्ध सभी कोर्सेज जो हैं वो अनुभवी और योग्य शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाते हैं और कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इस तरह स्वयं डिजिटल लर्निंग और ट्रेडिशनल एजुकेशन के बीच में एक मजबूत ब्रिज का काम करता है। अगर हम स्वयं के प्रभाव की बात करें तो इसके नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। अब तक लगभग 14,750 से अधिक मूक स्वयं पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इन कोर्सेज में 4.8 करोड़ से अधिक लर्नर्स ने एनरोलमेंट किया है और 37 लाख से अधिक सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि स्वयं केवल एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विस्तार का एक बहुत सशक्त माध्यम बन सकता है। जब आप स्वयं के लिए कोर्स डेवलप करते हैं तो आप हजारों नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं। स्वयं कोर्सेस को यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क 2021 के अंतर्गत पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि स्वयं पर पढ़े गए कोर्सेस को जो विश्वविद्यालय हैं द्वारा उनकी जो एकेडमिक काउंसिल है उसके थ्रू एकेडमिक क्रेडिट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यूजीसी के अनुसार इस रेगुलेशन में यह प्रावधान है कि कोई भी विश्वविद्यालय अपने किसी सेमेस्टर में 40% तक के कोर्सेस स्वयं के माध्यम से ऑफर कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। यूनिवर्सिटी फॉर्मली स्वयं को अपने एकेडमिक स्ट्रक्चर में अडॉप्ट करे, तभी स्टूडेंट्स के मार्क्स और क्रेडिट उसकी फाइनल मार्कशीट में दिखाई देंगे। इसलिए करिकुलम अलाइनमेंट और रेगुलेटर के नॉर्म्स का पालन करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में क्या भूमिका है। तो आप स्वयं के लिए कोर्स कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी केवल लेक्चर रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं रहती है। आपको यूजीसी द्वारा निर्धारित यूजी या पीजी सिलेबस के अनुसार पूरा कोर्स डेवलप करना होता है और ये मैंडेटरी है कि आपका जो भी सिलेबस है ये यूजीसी या एआईसीटी या जो भी रेगुलेटर है जिसके अंतर्गत वो कोर्स संचालित होता है उसका जो मॉडल सिलेबस है उस पर आधारित हो। ये इंडिपेंडेंटली आपके विषय का सिलेबस ना हो, बल्कि
जो मॉडल सिलेबस है उस पर आधारित होना चाहिए। सिलेबस समय समय पर अपडेट होता रहता है, इसलिए जरूरी है कि आप लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखें। आपका कोर्स इस तरह डिजाइन होना चाहिए कि लर्नर्स को बाद में क्रेडिट ट्रांसफर में किसी प्रकार की समस्या ना आए, और ये पूरी जिम्मेदारी कोर्स कोऑर्डिनेटर की होती है। स्वयं का कोर्स डिजाइन एक विशेष 4 क्वाड्रेंट मॉडल पर आधारित है। पहला क्वाड्रेंट है ई ट्यूटोरियल्स, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, एनिमेशन, ऑडियो और वर्चुअल लैब्स ये सब शामिल हैं। दूसरा क्वाड्रेंट है ई कंटेंट, जैसे ई बुक्स, रेफरेंस मटेरियल, आर्टिकल्स और केस स्टडीज। तीसरा क्वाड्रेंट है डिस्कशन फोरम, जहां विद्यार्थी सवाल पूछते हैं और फैकल्टी उसका समाधान करती है। चौथा क्वाड्रेंट है असेसमेंट, जिसमें क्विजेस, असाइनमेंट और टेस्ट होते हैं। ये चारों मिलाकर कोर्स को एक कंप्लीट लर्निंग पैकेज बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन। आमतौर पर एक स्वयं कोर्स की अवधि 8 से 12 सप्ताह होती है। वो सब डिपेंड करता है क्रेडिट पे, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। एक सप्ताह लगभग 25 से 30 मिनट का वीडियो कंटेंट दिया जाता है, और इस कंटेंट को छोटे छोटे हिस्सों में, यानी कि 6 से 8 मिनट के सेगमेंट्स में होना चाहिए। हर सप्ताह की शुरुआत एक छोटे इंट्रोडक्टरी वीडियो से होती है, जो लगभग 2 मिनट का होता है। सप्ताह के जो अंत में एक समरी वीडियो होता है, जो 3 मिनट का होता है। यह स्ट्रक्चर लर्नर को विषय को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। हर सप्ताह का मॉड्यूल केवल वीडियो पर आधारित नहीं रहना चाहिए। इसमें ई टेक्स्ट, पीपीटी, असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, रिसर्च आर्टिकल्स और वेब लिंक्स शामिल होने चाहिए। इसके साथ साथ डिस्कशन फोरम का सक्रिय उपयोग भी जरूरी है, क्योंकि जब लर्नर पढ़ता है, देखता है और सवाल पूछता है और उसका उत्तर पाता है, तब लर्निंग मीनिंगफुल बनती है। एक अच्छा स्वयं कोर्स वही है जो एकेडमिकली स्ट्रांग और लर्नर फ्रेंडली दोनों। अब बात करते हैं हम ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन गाइडलाइंस की, जो कि अभी मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, तो उसमें सारी गाइडलाइंस दी हुई है। स्वयं की वीडियो की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वीडियोस इंटरनेशनल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के अनुसार होने चाहिए। एक मॉड्यूल में कुल वीडियो ड्यूरेशन 25 से 30 मिनट का होना चाहिए। फैकल्टी की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस उस पूरे 30 मिनट की वीडियो में 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी फैकल्टी का चेहरा 25% उस पूरे ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब एक्टिविटी, स्लाइड्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सब कुछ होने चाहिए। इनका उपयोग कीजिए ताकि वो इंटरेक्टिव लगे। इससे लर्नर का जो ध्यान है वो बना रहता है और लर्निंग प्रभावी होती है। अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं स्वयं की, इसमें स्वयं 2024 में एक नया और महत्वपूर्ण कंपोनेंट जोड़ा गया है, जिसे हम इंडस्ट्री वर्टिकल कहते हैं। इसका उद्देश्य है लर्नर को रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस से जोड़ना। इसमें करंट टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स शामिल किए जाते हैं। इससे कोर्स केवल थ्योरेटिकल नहीं रहता, बल्कि जॉब ओरिएंटेड बनता है और लर्नर्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। ऑनलाइन कोर्स में एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हर सप्ताह हर कोर्स में कम से कम एक लाइव क्लास प्रति सप्ताह होनी चाहिए, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 30 मिनट तो कम से कम होनी चाहिए। डिस्कशन फोरम को नियमित रूप से मॉनिटर करना चाहिए, और साथ में वीकली इंट्रो और रैप अप वीडियोस लर्नर्स को कोर्स से जोड़े रखते हैं। इन एक्टिविटीज को ऑनलाइन कोर्स भी क्लासरूम जैसा बिल्कुल अनुभव देता है आपको। अब बात करते हैं असेसमेंट स्ट्रेटेजी की। असेसमेंट कोर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्विजेस, असाइनमेंट शामिल हो सकते हैं। असेसमेंट
कंटिन्यूस होनी चाहिए और हर सप्ताह के लर्निंग आउटकम्स जो है उस मॉड्यूल से उससे जुड़े होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप एफएक्यूज बनाना और लर्नर्स की जो मिसकॉन्सेप्शन है को क्लियर करना भी कोर्स कोऑर्डिनेटर की ही जिम्मेदारी होती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए, तो जो वेबसाइट है उसमें के अनुसार कम से कम पीएचडी होना चाहिए और किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज का फैकल्टी मेंबर्स होना चाहिए और 5 वर्ष का कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोजीशन परमानेंट होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट मोड में मिलता है और क्योंकि स्वयं बोर्ड का उद्देश्य सिर्फ आपको कोर्स बनाना नहीं है, कोर्स को ऑफर करना भी है। तो जहां पे शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होता है 6 महीने का, 1 साल का, तो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि 6 महीने उसको कोर्स को बनाने में लगेगा, तो वो चाहते हैं 5-6 साल कम से कम इस कोर्स की लाइफ साइकिल हो। तो अगर आपका नेचर ऑफ एंगेजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल या शॉर्ट टर्म होगा तो मिलने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सलाह ये दी जाती है किसी रेगुलर फैकल्टी के साथ मिलके एज अ को कोऑर्डिनेटर और या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करें। अब हम ग्रांट और बजट नॉर्म्स की बात करते हैं। कोर्स डेवलपमेंट के समय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। एक 4 क्रेडिट के कोर्स के लिए लगभग 13.5 लाख रुपीस का ग्रांट मिलता है। ये जो 13.5 लाख रुपीस है, ये डिपेंड करता है कि कितने क्रेडिट का कोर्स है। हम आगे बात करेंगे इसमें अभी कि ये क्रेडिट के हिसाब से ये कितना पैसा मिलेगा और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसका क्या मैपिंग है, इसकी हम बात करेंगे। इसमें कंटेंट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल दोनों शामिल होते हैं। 3 क्रेडिट और 2 क्रेडिट के कोर्स के लिए राशि प्रोपोर्शनेटली कम होती है। ग्रांट पूरी तरह क्वालिटी और कंप्लायंस पर आधारित होती है। अगर आप उनके नॉर्म्स नहीं पूरे करेंगे, कंप्लायंस नहीं करेंगे, तो वो ग्रांट नहीं मिलेगी आपको या उसके आगे की जो किस्तें हैं वो नहीं आएंगी। तो ये आप स्क्रीन पे मैं दिखाया आपको कि कितने क्रेडिट का कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होनी है और कितना पैसा उसके लिए मिलता है, राइट। और एक मैंने 4 क्रेडिट का कोर्स का एग्जांपल लिया है। इसमें ये दिखाया है कि 13.50 लैक्स जो आपको मिलते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। इसमें 1.5 लाख रुपीस तो क्वालिटी कंट्रोल में जाता है, बाकी करीब 12 लाख रुपए कोर्स डेवलपमेंट में अलग अलग मदों में दिया जाता है। बाकी अभी मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जहां पर डिटेल दी गई है कि रिकॉर्डिंग के लिए कितना है, एसएलएम के लिए कितना है, वो भी इसके पूरे नॉर्म्स में दिया हुआ। एलिजिबिलिटी की बात मैंने पहले कर लिया आपसे। एक कंप्लीट स्वयं कोर्स में इंट्रोडक्टरी वीडियो, वीकली वीडियोस, ई टेक्स असेसमेंट, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, लाइव क्लासेस और डिस्कशन फोरम एंगेजमेंट शामिल होते हैं। इसके अलावा लर्नर फीडबैक और फाइनल इवेल्युएशन जो होता है भी कोर्स का ये भी हिस्सा होता है। फाइनल इवेल्युएशन, हालांकि जो एंड टाइम एग्जामिनेशन होता है वो एनटीए या किसी और भी नेशनल एजेंसी के माध्यम से होता है। उसमें आप कंडक्ट कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेटिंग करना, इवेल्युएशन, ये सब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सभी डिलीवरेबल्स के साथ ही एक कोर्स सफल माना जाता है। स्वयं फैकल्टी मेंबर्स के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। यह आपको क्लासरूम की सीमाओं से बाहर निकलकर देश विदेश के लर्नर्स तक पहुंचने का मौका देता है। हमारे विश्वविद्यालय में अभी करीब 12 मूक संचालित हैं, जिसमें हमने बार बार वीसी साहब भी जिक्र करते हैं कि अब तक हमारे 2 लाख से ज्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं। अब तक के जितने भी साइकिल्स में वो 12 कोर्स चले हैं और जिसमें करीब 60 देशों के स्टूडेंट्स इंडिया के अलावा भी बाहर से जुड़े हैं। तो आपकी जो रीच है उसको बढ़ाने का बहुत सशक्त माध्यम है। आप इसमें इसके माध्यम से आप केवल पढ़ाते नहीं है बल्कि आप एजुकेशन डिलीवरी को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस अवसर को गंभीरता से लें और स्वयं के माध्यम से देश की शिक्षा में अपना योगदान दें। ये तो मेरा एक खाली एक बैकग्राउंड था कि स्वयं का कोर्स क्या है और कैसे इसको बनाया जाए। अब मैं इसका प्रेजेंटेशन का जो दूसरा भाग है उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, जिसमें एक्चुअली मैं आपको एक जो फॉर्म है कोर्स वो दिखाऊंगा
ये कैसे भरा जाता है और इसमें अप्रोप्रिएटली कौन से सेक्शन में क्या बातें आनी चाहिए। तो मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं प्रेजेंटेशन को लोड कर सकूं। ये प्रेजेंटेशन बेसिकली जो अभी आपसे मैं फॉर्म शेयर करूंगा उसका फॉर्मेट उसके आधार पर बनाया गया है। और ये सेशन विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर मूक कोर्स प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं। क्योंकि साल में 2 बार ये एप्लीकेशन सबमिट होती है, तो एक बार जुलाई के आसपास, एक बार जनवरी के आसपास। तो अभी जनवरी सेशन जो उनका साइकिल है उसकी एप्लीकेशंस इस टाइम पे मीटिंग होती है जनवरी और फरवरी के बीच में। तो ये उचित समय है कि अगले 10-15 दिन तो सबमिट कर दें। तो उस प्रपोजल को बनाए कैसे, ये बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है कि आप स्वयं कोर्स प्रपोजल का जो टेम्पलेट है इसको सही ढंग से समझ सकें और बिना किसी गलती के भर सकें। कई बार अच्छे एकेडमिक आइडियाज भी केवल इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रपोजल अधूरा या अनक्लियर होता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि एक हाई क्वालिटी, कंप्लीट और कंप्लायंट प्रपोजल कैसे तैयार किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस सेशन के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि आप स्वयं प्रपोजल टेम्पलेट को पूरा स्ट्रक्चर समझ सके, कौन सा सेक्शन कहां आता है और उसका पर्पस क्या है। दूसरा उद्देश्य है कि आप स्पष्ट ये स्पष्ट करता है कि हर सेक्शन किस प्रकार की जानकारी उसमें अपेक्षित है। तीसरा उद्देश्य इस प्रेजेंटेशन का कि मैंडेटरी और ऑप्शनल फील्ड्स के बीच के अंतर क्या है ताकि कोई आवश्यक जानकारी न छूट जाए। और चौथा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपका प्रपोजल क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और स्वयं बोर्ड की जो एक्सपेक्टेशन के अनुरूप, अगर ये चारों बातें क्लियर है तो अप्रूवल की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब हम प्रपोजल के पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं जो है कोर्स कोऑर्डिनेटर डिटेल्स। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आपकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी सामने आती है। इस सेक्शन में आपको अपना पूरा नाम, जिस इंस्टीट्यूट में आप कार्यरत हैं उसका नाम और टीचिंग एक्सपीरियंस ईयर्स में देना होता है। इसके साथ साथ यह भी बताना होता है कि आप परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं या रिटायर्ड फैकल्टी हैं। आपका पूरा पोस्टल एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड, ये सब इस एड्रेस के साथ देना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडी भी जरूरी है। और अंत में एक छोटा सा बायोडेटा लगभग 500 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, ये देना होता है। और वो इस तरह से आपको डिप्लोमेटिकली लिखना है जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है साफ साफ दिखाई दे। याद रखिए, कोर्स कोऑर्डिनेटर को एक रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। अब आते हैं होस्ट इंस्टीट्यूट डिटेल्स पर। यहां पे आपको इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम पता देना है जो इस कोर्स को होस्ट करेगा। हमारे केस में वो हमारा विश्वविद्यालय है। यहाँ पे आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देंगे। उत्तरा होस्ट, देखिए 2 चीज के बीच में आपको बार बार ये टर्म्स आएंगे, एक होता है होस्ट इंस्टीट्यूट, एक होता है पेरेंट इंस्टीट्यूट। होस्ट इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट जो फैकल्टी इस कोर्स को बना रहा है उसका एफिलिएशन कहाँ है, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के थ्रू ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है स्वयं प्लेटफॉर्म में। तो होस्ट इंस्टीट्यूशन वो हुआ जहां पे उस मूक का कोर्स कोऑर्डिनेटर कार्यरत है। और पेरेंट इंस्टीट्यूट वो हुआ जहां पर जो बच्चा आपकी मूक में एनरोल्ड है वो एनरोल्ड है। मान लीजिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स चलाया साइबर सिक्योरिटी का। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जो एमएससी आईटी का स्टूडेंट है उसने उस कोर्स में एनरोलमेंट किया। तो इस केस में होस्ट यूनिवर्सिटी हो गई उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और पेरेंट यूनिवर्सिटी हो गई कुमाऊं यूनिवर्सिटी।
पेरेंट यूनिवर्सिटी इज अ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड विद द लर्नर, जो बच्चा जहां से एनरोल्ड है, और होस्ट यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी हो गई जहां पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कार्यरत है। तो जहां पे जो सेक्शन आएगा होस्ट इंस्टीट्यूट का, यहाँ पर आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम देना है जो इस कोर्स को होस्ट करेगा। जैसे मैंने बताया, इस केस में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ आपको इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर का नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल देना भी अनिवार्य है। ये वही व्यक्ति होता है जो इंस्टीट्यूशन और स्वयं के बीच कोऑर्डिनेट करता है। ये बहुत जरूरी है कि होस्ट इंस्टीट्यूट यूजीसी या एआईसीटी से रिकॉग्नाइज्ड हो और उसे क्रेडिट ऑफर करने की अनुमति हो, राइट। तो 12B और 2F उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो वैसे भी यूजीसी से अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो वो 2F होगा, तो उसको क्रेडिट ऑफर करने की अनुमति होगी। अगर इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रपोजल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं, यानी कोर्स इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल छोटा, साफ और प्रिसाइज होना चाहिए। बहुत लंबा या कंफ्यूजिंग टाइटल अवॉइड करें। और मेरी रिकमेंडेशन है, जो भी आपके प्रोग्राम में वो कोर्स नाम आपका बीओएस में पास है, वही कोर्स नाम रखें। इसके बाद वो कोर्स ओवरव्यू देना होता है, जो अधिकतम 1000 कैरेक्टर के आसपास का होता है। इसमें सिलेबस का समरी है और टीचिंग पेडागॉगी दोनों स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आपको कोर्स का एक मेन सब्जेक्ट एरिया या डिसिप्लिन बताना होगा और कोर्स का लेवल चुनना होगा, यानी कि वो सर्टिफिकेट लेवल का है, डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट। ये सुनिश्चित करें कि आपका कोर्स स्वयं गाइडलाइंस और टारगेट लर्नर्स के अनुरूप हो। अब इस सेक्शन में हम कोर्स डिटेल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताना होगा, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश या कोई अन्य भाषा। फिलहाल 8 रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें आप स्वयं को अपना ऑफर कर सकते हैं कोर्स को, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी शामिल है। बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़, ऐसे 8 भाषाएं हैं अभी इस वक्त जिसमें ये किया जा सकता है कोर्स को। इसके बाद आती है कोर्स के टोटल ड्यूरेशन वीक्स में लिखनी होती है। ये स्पष्ट करना होता है कि ये कोर्स न्यू है या रिपर्पस। कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में आपको एक टेबल दिखाई थी, उसमें कितने क्रेडिट में मिनिमम कितने वीक होना चाहिए ये वो पहले से लिखा हुआ है। तो 4 क्रेडिट का शायद 15 हफ्ते था, तो 15 हफ्ते ये ड्यूरेशन वही होनी चाहिए। उससे कम होगी तो एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये स्पष्ट करना होता है ये कोर्स न्यू है या रिपर्पस। रिपर्पस कोर्स मतलब आपने कोई 5-6 साल पुराना कोर्स बनाया, इस बीच सिलेबस बदल गया, तो उसको कोर्स को अपडेट करने के लिए भी ग्रांट मिलती है। तो उस केस में ये रिपर्पस कोर्स हुआ। तो उसका हालांकि नॉर्म्स अलग है, पैसा अलग है। जैसे नए कोर्स को बनाने के लिए 4 क्रेडिट के कोर्स को 13.5 लाख रुपीज मिलते हैं, कोर्स को रिपर्पस करने के 4 क्रेडिट को 9 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये फर्क आता है। तो यहाँ पे जनरली आप अगर नया कोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब में न्यू ही आएगा। मान लीजिए आप रिपर्पस कोर्स को रिपर्पस करना चाहते हैं, तो इसके नीचे एक और है सोर्स प्रोग्राम डिटेल्स, यानी कि जिस कोर्स को आप रिपर्पस करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको 500 कैरेक्टर के अंदर देनी होती है। फिर साथ में एक और फील्ड है मैंडेटरी, ये आपको ये बताना होता है कि कोर्स क्रेडिट बेस्ड है, नॉन क्रेडिट कोर्स है, क्योंकि कुछ कोर्स नॉन क्रेडिट होते हैं, कुछ क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको क्रेडिट बेस्ड कोर्स ही देने चाहिए, क्योंकि एपीआई कैलकुलेशन में नॉन क्रेडिट कोर्स का कोर्स कोऑर्डिनेटर होने के कोई नंबर नहीं है, लेकिन क्रेडिट बेस्ड कोर्स 4 क्रेडिट के कोर्स के आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप क्रेडिट कोर्स ही बनाएं। फिर आपके पास मल्टीपल कोर्स हो जाते हैं, 3-4 कोर्स आपने बना लिए, तब आप एक नॉन क्रेडिट भी बना के देख लीजिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन शुरुआत मुझे लगता है आपको अपनी एकेडमिक रिकॉग्निशन के लिए और ग्रांट के लिए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट अपने एपीआई में लेने के लिए आपको क्रेडिट बेस्ड कोर्स ही बनाने चाहिए। क्रेडिट कोर्स के मामले में जो नंबर ऑफ क्रेडिट है उसको साफ साफ लिखना अनिवार्य है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी फंडिंग होगी, आपकी कोर्स की ड्यूरेशन और कितने घंटे का आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है, वो सब उसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला सेक्शन है कोर्स इंफॉर्मेशन का। इस भाग में आपको कोर्स के एकेडमिक स्ट्रेंथ दिखाने का अवसर मिलता है। सबसे पहले एकदम 1000 कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं।
इसके बाद लर्निंग आउटकम्स लिखें, यानी कोर्स पूरा करने के बाद लर्नर्स क्या क्या जान पाएगा, क्या स्किल डेवलप होंगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्री रिक्वेस्टीज और इंटेंडेड टारगेट ऑडियंस बतानी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको एक 2 से 5 मिनट का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें आप कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्रेडिट स्ट्रक्चर दे रहे हैं, लर्निंग आउटकम, सिलेबस के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। और ये कोर्स इंस्ट्रक्टर द्वारा दिया जाता है। इसको यूट्यूब में या जहां भी आपको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद यूआरएल आपको अपने फॉर्म के साथ देना होता है। अंत में आपको ये भी बताना होता है कि ये साल में कितनी बार ऑफर होगा। नॉर्मली जो मूक्स होते हैं साल में 2 साइकिल होते हैं, 2 जनवरी साइकिल और जुलाई साइकिल। तो आप साल में एक बार उसको ऑफर करना चाहते हैं कि 2 बार ऑफर करना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। अब अगला सेक्शन है कोर्स शेड्यूल का। ये सेक्शन सरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 3 डेट्स क्लियरली बतानी होती है। कोर्स अनाउंसमेंट डेट, जो कि जनरली कोर्स स्टार्ट होने के 1 महीने पहले की तिथि होती है। कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स एंड डेट। इन डेट्स को फिल करते समय ध्यान रखें ये स्वयं के जनवरी और जुलाई सेमेस्टर साइकिल से मैच करें। डेट्स के मिस मैच होने में प्रपोजल डिले हो सकता है, क्योंकि स्वयं के जो भी साइकिल है वो जनवरी और जुलाई में शुरू होते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं मैं अपना अप्रैल से चलाऊंगा कोर्स, तो तब तक तो उसके सारा कोर्स खत्म हो जाते हैं, एंड डेट भी आ जाती है। तो कोशिश कीजिए आप 1 जनवरी उसका स्टार्टिंग डेट रखिए, 1 जनवरी और 1 जुलाई स्टार्टिंग डेट, और आपका जितने भी क्रेडिट का कोर्स है उसके 15 हफ्ते आप जोड़ लीजिए, वो आपकी एंड डेट होगी। अब असेसमेंट की बात करते हैं। इस सेक्शन में आपको अपना ग्रेडिंग स्कीम देना होता है। यहाँ बताइए कि असाइनमेंट, क्विजेस, प्रैक्टिकल्स और फाइनल एग्जाम का परसेंटेज वेटेज कितना होगा। जैसे हमारे केस में, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के केस में, हम 30% फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और 70% सबमिटिव असेसमेंट करते हैं। तो ये ग्रेडिंग स्कीम क्या है, आपके वहाँ क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा आपके कोर्स में। इसके साथ साथ आपको मिनिमम पासिंग परसेंट मार्क्स भी लिखने होंगे। जैसे हमारे वहाँ 33% है, तो 33% के हिसाब से अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, तो आप बता दीजिए कि कितने में मार्क्स में पास हो। फिर उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास वीडियो प्रोडक्शन फैसिलिटी है कि नहीं, आपके पास स्टूडियो है कि नहीं। अगर है तो बहुत बढ़िया है, जैसे हमारे केस में है तो हमारे लिए एडवांटेज है। अगर नहीं है तो एक क्लियर फॉल बैक प्लान भी बताना जरूरी है। ये जरूर बताइए कि जैसे आउटसोर्स टू अप्रूव्ड स्टूडियो, आपके विश्वविद्यालय ने कोई स्टूडियो अप्रूव किया है, एम्पैनल किया है, वहां सब करा लेंगे, स्वयं के फंड से आप उसका पेमेंट कर देंगे। स्वयं हमने बता रखा है, उसकी फंडिंग गाइडलाइन में दिया हुआ है कि 1 घंटे के कोर्स को डेवलप करने के, रिकॉर्डिंग करने के वो कितने पैसे देता है, वो पैसे आप वहां दे सकते हैं अगर आपके विश्वविद्यालय में स्टूडियो नहीं है। इसके अलावा एक सेक्शन है इसमें, डिक्लेरेशन सेक्शन। ये पूरी तरह फॉर्मल है लेकिन ये बहुत जरूरी है। यहाँ कोर्स कोऑर्डिनेटर को डिक्लेरेशन देना होता है कि होस्ट इंस्टीट्यूशन कोर्स चलाने के लिए और क्रेडिट अवार्ड करने के लिए तैयार है, और कोर्स कोऑर्डिनेटर स्वयं स्टैंडर्ड्स और असेसमेंट पॉलिसी का पालन करेगा। ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, इसके बिना प्रपोजल कंसिडर नहीं किया जाता। इसका एक अलग फॉर्मेट है, वो भी आपको मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा। प्रपोजल के साथ अगर वो फॉर्मेट आपने नहीं लगाया तो आपकी एप्लीकेशन वापस आ जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। इस सेक्शन में आपको एक स्ट्रक्चर टेबल देना होता है। इस टेबल में आपको सब्जेक्ट डोमेन, वीडियो टाइटल, टीचर्स के नाम, कंटेंट का शॉर्ट एक्सट्रैक्ट, ड्यूरेशन और टेंटेटिव रिलीज डेट देनी होती है। ये टेबल बहुत केयरफुली भरी जानी चाहिए, क्योंकि इससे कोर्स की प्लानिंग और सीरियसनेस दिखाई देती है कि आपने प्लान किया है, आपने एक्सपर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने टाइमलाइन पहले से रख रखी है। और ऑडियो विजुअल स्टैंडर्ड्स और लैंग्वेज क्लियरिटी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब रीडिंग मटेरियल की बात आती है। हर रीडिंग के लिए आपको टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन टाइप, एब्स्ट्रैक्ट और पेज काउंट देना होता है, जो कि हर लेक्चर, ये क्वाड्रेंट 2 है। जैसे मैंने पहले आपको बताया 4 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट तो हो गया उसका, हर मॉड्यूल में एक क्वाड्रेंट तो उसका वीडियो हो गया आपका, दूसरा मटेरियल उसका टेक्स्ट मटेरियल हो गया। तो उससे रिलेटेड जो
रीडिंग मटेरियल है वो दे सकते हैं। उस रीडिंग मटेरियल के अंदर आप क्या क्या दे सकते हैं? आप पीडीएफ दे सकते हैं, ई टेक्स्ट दे सकते हैं, पीपीटी दे सकते हैं, केस स्टडीज दे सकते हैं, ये सब यहाँ आएगा। और हर रीडिंग मटेरियल जो आपने आइडेंटिफाई किया उस कोर्स के लिए, उसका टाइटल, उसका ऑथर, उसका पब्लिकेशन टाइप, एब्स्ट्रैक्ट और पेज काउंट भी देना होता है। तो यहाँ पे जहां तक भी संभव हो ओपन एक्सेस या फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज को भी शामिल करें। इससे लर्नर को आसानी होती है और वो कोर्स ज्यादा एक्सेसिबल बनता है। इस सेक्शन में आप सेल्फ असेसमेंट टूल की पूरी प्लानिंग दिखानी होती है। आपको बताना होता है कि कौन सा असेसमेंट किस टाइप का होगा, क्विज होगा, असाइनमेंट होगा या कोई एक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ आपको टॉपिक, टेंटेटिव वीक और मार्क्स भी लिखने होते हैं। ध्यान रखें कि असेसमेंट वीडियो कंटेंट से टाइटली अलाइंड हो। इसके बाद या आपको इस सेक्शन के अंदर रिव्यूअर की जानकारी देनी होती है, उसका पूरा नाम, इंस्टीट्यूशन और कॉन्टेक्ट डिटेल। रिव्यूअर एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए और कोर्स कोऑर्डिनेटर वही व्यक्ति नहीं हो सकता। रिव्यूअर की क्रेडिबिलिटी प्रपोजल की क्वालिटी को संदिग्ध करती है। अगर आप अच्छे कोई अपने डोमेन के नामचीन व्यक्ति का नाम एज ए रिव्यूअर देंगे तो वो आपकी प्रपोजल की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाता है। अब अगर आपने अपने साथ कोई कोऑर्डिनेटर जोड़ा है तो कोऑर्डिनेटर की डिटेल भी आप यहाँ दे सकते हैं। उसका इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट टाइप और एड्रेस शामिल होता है। कोऑर्डिनेटर डिलीवरी, कंटेंट क्रिएशन और लर्नर एंगेजमेंट जो होते हैं बाद में जब कोर्स आप डिलीवर करते हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ये लोग। ये प्रपोजल का अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह एक तरह से एग्जीक्यूटिव समरी होता है। इसमें यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स टाइटल, सब्जेक्ट डिसिप्लिन, लेवल, नंबर ऑफ क्रेडिट्स, कोर्स कोऑर्डिनेटर की कॉन्टेक्ट डिटेल शामिल होती हैं। यही सेक्शन अक्सर इनिशियल स्क्रीनिंग और कैटलॉगिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप स्वयं का कोई कोर्स खोलते हैं जो डिटेल वहां आती है, आपको दिखती है पेज पे, वो यहीं पे जो आपने लिखा होगा वही जाएगा वहां। इसलिए इसे साफ और कंप्लीट रखें। अंत में मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो अक्सर जिसके कारण प्रपोजल रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट डिटेल्स कभी कई बार इनकम्प्लीट होती है, क्रेडिट्स की जानकारी मिसिंग होती है, लर्निंग आउटकम्स बहुत वेग होते हैं या वीडियो टेबल अधूरी होती है। इससे दिखता है कि आपकी अपनी तैयारी अधूरी है और कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है आपको सिर्फ 3 महीने मिलते हैं पूरा कोर्स बनाने के लिए। तो अगर आप वो डिटेल्स वहां नहीं है, मिसिंग है, तो लगता है कि भाई मिलने के बाद कभी प्लानिंग करेगा और कब मिलेगा, तो उन कोर्सेज को मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सबमिशन से पहले आप प्रपोजल को ध्यान से दोबारा चेक करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप टेम्पलेट को सही ढंग से भरते हैं तो अप्रूवल की संभावना बहुत बढ़ जाती है और लर्नर एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है। अब अगर आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन अब खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाउ द हाउस इज ओपन। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले बस मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। मैं आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ। आप सबके साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट विंडो में, और वो स्क्रीन में आपको दिखा भी देता हूँ, प्रदर्शित भी कर देता हूँ। ये हमारा uou.ac.in/empc सेक्शन है। यहाँ आप जाएंगे, एक्सप्लोर कीजिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको इस सबके फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये देखिए रेगुलेशन और यहां से आप ये गाइडलाइंस फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रपोजल फॉर्म ये है। साथ साथ में मैं आपको इसी वक्त चैट विंडो में अटैच करके वो डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ। 2 फॉर्मेट भेजे हैं मैंने। एक प्रपोजल फॉर्मेट है जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन आपको दिखाया, उसके जो फील्ड है वही उसी पे आधारित थे। और जो मैंने कहा कि आपको प्रपोजल के साथ एक एनओसी देनी होती है, तो एनओसी का फॉर्मेट फॉर्मेट नंबर 5 है, और जो प्रपोजल है वो प्रपोजल फॉर्मेट नंबर 4 है, जो मैं आपको अभी चैट के माध्यम से दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। तो अब दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं चाहता हूं कि ये सेशन अब थोड़ा इंटरेक्टिव हो, आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा हो जिस पे आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो नाउ द हाउस इज ओपन। अगर आपकी कोई
डाउट्स हो या आप मुझसे किसी बात पे क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इस जनवरी सेशन वाला जो हमारा शुरू होगा तो उसके लिए टाइम कब से, मतलब हम एंड में स्टार्टिंग डेट कब देंगे उसमें अपना प्रपोजल, देखिए, जो मान अभी शुरू लीजिए करना है? आप अगर अभी प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं जनवरी वाला, तो आप उसको जनवरी में तो ऑफर कर नहीं पाएंगे, आप उसे 1 जुलाई में ऑफर करेंगे ना। तो स्टार्टिंग डेट आप लिखेंगे हाँ 1 जुलाई। हाँ हाँ। उसका जो कोर्स अनाउंसमेंट डेट है 1 जुलाई से 30 दिन पहले कर लीजिए, 1 जून। और एंड डेट हाँ आप डालिए कि आपका कितने क्रेडिट का कोर्स है। जैसे 4 क्रेडिट का कोर्स है तो उसके लिए 15 हफ्ते हैं, तो 15 हफ्ते हाँ, जोड़ लीजिए, जितने भी होते हैं 15 हफ्ते, 3 महीने बाद आएगा, ठीक ठीक। वो डेट डाल दीजिए। अगर वो 3 क्रेडिट का हाँ है तो अकॉर्डिंगली 12 हफ्ते बाद जो भी डेट आ रही है वो डेट फिक्स कर दीजिए। हाँ, मेरा एक सवाल ये है कि कोर्स अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें हमें मुख्य तौर पर तैयार रखना, मतलब उस पर अप्लाई करने से हाँ पहले हमारे जी पास जी, क्या ऐसी देखिए, कोर्स के रिगार्डिंग पहले तो क्या होना आपने चाहिए ताकि हम। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। सबसे पहले तो आपके पास ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको जो कोर्स है वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का पार्ट है कि नहीं है। अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का पार्ट है तो आप आधी जंग जीत चुके हैं, क्योंकि आपको फिर बहुत सारी मंजूरियां लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस पहले से डिफाइंड है और आपके एकेडमिक काउंसिल से पहले से पास है। राइट। बिल्कुल। फिर मैंने अभी आपको चैट हाँ विंडो में फॉर्म 4 दिया हुआ है, वो फॉर्म भरना है। उसकी मैंने अभी प्रेजेंटेशन दी थी कैसे भरना है, वो आप उस तरीके से उसे भर लेंगे। साथ में एक फॉर्म ठीक है। नंबर 5 है, वो आपको भरना है, वो एनओसी है। वो एनओसी ये कहती है कि आपके जो ऑफर कर रहे हैं आपके एकेडमिक काउंसिल से पास है, और कोई और बच्चा इस कोर्स को स्वयं के माध्यम से करेगा तो आप उसके क्रेडिट को ऑनर करेंगे। ये बेसिकली आपका रजिस्ट्रार देता है अप्रूवल, वाइस चांसलर का होता है, और बाद में ये रिपोर्टिंग होती है इसकी एकेडमिक काउंसिल में। तो ये दो डॉक्यूमेंट ठीक। अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब आपके पास इंस्टीट्यूट की एनओसी है, और ये दोनों फॉर्म आपने जमा कर देने हैं। अच्छा, हम जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एड में ये है कि इंग्लिश तो काफी मटेरियल होता है क्योंकि हर जगह अवेलेबल हो हाँ हाँ जाता हाँ है, तो हाँ। इंग्लिश में, हिंदी में बहुत कम होता है, तो हमारा एक विचार ये है तो कि यही हम मैं आपसे इसे कहना चाहता हिंदी हूं में कि हम। हाँ। अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में प्रपोजल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब 6,000 7,000 कोर्सेज स्वयं में हो चुके हैं। अब वो डाइवर्सिटी चाह रहे हैं कंटेंट में, क्योंकि अब सारा ठीक। जितने भी प्रपोजल वो डुप्लीकेट आ रहे हैं। डुप्लीकेट प्रपोजल अगर दूसरे लैंग्वेज में है तो मिल जा रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, नहीं एक चीज मिलेंगे ये तो भी है नहीं कि कहना चाहिए, मिलने के चांसेस कम हाँ, हो जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ये है जितेंद्र सर की, मान लिया अगर हम अपने सब्जेक्ट का कोई एक कोर्स उसमें स्वयं में डाल दें, अगर वो कहीं पर इंग्लिश में ऑलरेडी है तो क्या उसको हिंदी के लिए हमें परमिशन मिल जाएगी या वो चेंज करना पड़ेगा कंटेंट? विश्वविद्यालय में आपका कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय में इंग्लिश में चलता है, आप हिंदी में करना चाह रहे हैं, नहीं नहीं, ये मान मतलब लिया है? कोई वो नहीं, मूर्ख में अगर वो कोर्स उस पर कोई इंग्लिश में चल रहा हो, किसी ने भी हाँ अन्य विश्वविद्यालय ने किसी ने चलाया हो, तो अगर हम हाँ, उसको हिंदी में चलाते, क्या उस कंटेंट को या उस टॉपिक को या जो पेपर का टॉपिक वो है उसको हम हिंदी में चला सकते हैं? बिल्कुल मैंने चला, हमें पब्लिक, मतलब जैसे मैंने कहीं मिल पब्लिक जाए पॉलिसी पे मिल चल जाए। रहा है, हाँ, चला सकते हैं? मतलब दूसरे का कोर्स आपको कॉपी नहीं करना, आपने अपने सिलेबस के हिसाब हाँ से बिल्कुल अपना बिल्कुल, बनाना अपना है। सिलेबस। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मतलब उसके चांसेस हैं सर इसमें। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अभी जो स्वयं है वो कंटेंट लोकलाइजेशन पे बात कर रहा है। वो चाहता है कि ओके भारत की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें कंटेंट अवेलेबल हो, जो कि बहुत कम है अभी। तो इसमें को ओके प्रमोट कर रहे हैं ओके, हिंदी में, थैंक या यू और थैंक यू। आपकी जो रीजनल भाषा है जो 28 हमारी अप्रूव्ड भाषा है उस पर देने के लिए। सर ऑनलाइन सबमिट करने होंगे ना प्रपोजल? जी हाँ, मैं उसकी वेबसाइट भी लिख देता हूँ, ईमेल आईडी है स्वयं cc@ignu online.ac.in, स्वयं cc@ignou इग्नू online.ac.in। ये भी मैंने चैट विंडो में दे दी है, आप यहाँ भेज सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर प्रीति मेरा जी भी एक बोलिए। क्वेश्चन था सर। जी, सर बहुत ही पहली बात तो बहुत ही थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, और बहुत ही माय इम्पोर्टेंट। प्लेजर। यस सर। और सर एक रिक्वेस्ट मेरी है, पीपीटी अगर आप शेयर कर सकें तो बहुत हाँ मैं दे दूंगा। अच्छी हम पीपीटी मैंने। अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा मैं लाइसेंस इन्फॉर्मेशन डाल के, हमारा यस सर। विश्वविद्यालय पूरे स्टेट के लिए एक रिपोजिटरी बना रहा है ओईआर, जैसा आप सबको पता है प्रोजेक्ट के अंदर। हम उसमें ये प्रेजेंटेशन की हमने रिकॉर्डिंग भी की है, और ये पीपीटी और ये फॉर्मेट सब उसमें डाल रहे हैं, तो आपको कुछ दिन में मिल यस जाएगी। सर।
यस सर। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे एक क्वेश्चन था, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि पूछिए। जैसे कि पहली बात तो एलिजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा मुझे डाउट है कि क्या, जैसे मैं अभी यहाँ पे रेगुलर स्टाफ नहीं हूँ, तो और हम्म, मेरा पीएचडी भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं जेआरएफ हूँ बट हम्म, पीएचडी कंप्लीट नहीं है। तो सर हम्म। क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने मास्टर मैडम, जो कोई जो रेगुलर फैकल्टी हो वो उसको इनिशिएट करे एज अ कोऑर्डिनेटर। आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में उससे जुड़ सकती हैं, आप उसमें लेक्चर दे सकती हैं, को कोऑर्डिनेटर हो सकती हैं। यस कोऑर्डिनेटर नहीं हो सर। सकती क्योंकि वो पीएचडी के बिना वो नहीं मानेंगे, और रेगुलर अपॉइंटमेंट चाहिए क्योंकि ओके पैसा। सर। जी, आप किसी के साथ नहीं एसोसिएट कर सर, सकती हैं। सर जैसे कि राकेश जी हैं हमारे डिपार्टमेंट में, है जो हैं डॉक्टर हम्म। राकेश जी, तो वो पीएचडी तो होल्डर हैं बट उनका रेगुलर नहीं है उनका भी, तो क्या ऐसा तो हो मान सकता लीजिए आप है? ऐसा कुछ टॉपिक ले लीजिए पहले जो मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप का हो, जिसमें कोई रेगुलर टीचर का इंटरेस्ट भी बनता हो। मान लीजिए ओके आप सर। कोई बात करते हैं इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग जी हाँ। थोड़ा कंप्यूटर साइंस से जुड़ जाएगा, है ना। या आप डी यस स्पेस सर, की यस बात सर। करते हैं, कुछ जेनरिक ऐसा कोर्स लीजिए जो किसी और डिसिप्लिन से जुड़ता हो, जिसका रेगुलर टीचर अवेलेबल। और सर रेगुलर टीचर क्या हम किसी और इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हाँ हैं हाँ, क्या, उनके ऐसा भी साथ कुछ है भेजिए। क्या? लेकिन फिर जिस जिस इंस्टीट्यूट में वो रेगुलर टीचर होगा, होस्ट इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होगा। तो फिर फिर जो तो हम प्रपोजल कुछ मतलब जाएगा ही वो नहीं। उन एनओसी वहां से जाएगी। नहीं तो सर फिर हमारी यूनिवर्सिटी को कैसे बेनिफिट मिलेगा अगर वो उस तरह से हो गया तो, अगर हाँ, कोऑर्डिनेटर उसमें किसी आपको दूसरे यूनिवर्सिटी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अपना बेनिफिट है, आपकी एपीआई में अकाउंट हो। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा सर, जैसे कि हम पीपीटी इंग्लिश में बनाते हैं और इसका हम्म। जो लेक्चर है हम हिंदी में दें, तो हाँ। ये पॉसिबल है इसके कंटेंट वाइज? आप ऐसा कीजिए, इंग्लिश में पीपीटी बनाइए, हिंदी में लेक्चर दीजिए, और जी। साथ में जब पीपीटी साथ में एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल है वहां पे पीपीटी हिंदी में भी बना के दे दीजिए, और तो ओके ट्रांसलेट हो सर। जाती है, ट्रांसलेट करके दे दीजिए। क्योंकि वो जी जी। चेकलिस्ट में मांगेंगे, अगर आपने कहा है कि हिंदी में मैं दूंगा कोर्स, तो उसका एंड टू एंड हिंदी होना चाहिए। फिर पता लगा कई बच्चे आपके ऐसे जुड़ गए जो हिंदी ही जानते हैं, आपने असेसमेंट करा दी इंग्लिश में, तो बच्चे ऑब्जेक्ट करेंगे, बोलेंगे हमने तो कोर्स इसलिए लिया था कि ये हिंदी में, अब मेरे यस सर। समझ में नहीं आ रहा है। तो एंड टू एंड हिंदी होना चाहिए, बंगाली में है तो एंड टू एंड बंगाली होना ओके। चाहिए। ओके सर। जी। मतलब इंग्लिश में हमें पीपीटी दी तो मैंने इंग्लिश में ही लेक्चर थ्रू आउट होना चाहिए? हाँ, तो पहले वो तो आप जब प्रपोजल सबमिट करेंगे तो आपको लैंग्वेज बतानी है ना, किस लैंग्वेज में दोगे आप। यस सर, तो यस सर। जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा लास्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन मेरा और भी था सर, जैसे सपोज बताइए। दैट कुछ क्वेश्चन जैसे हमें डिजिटल लाइब्रेरी या जैसे कि आपने डी स्पेस का बताया, डी स्पेस का अगर हम करते हैं या कुछ टेक्निकल कोर्सेज करते हैं जिसमें कि आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें एज अ कोऑर्डिनेटर मैं आपको मतलब या फिर आईसीटी एक्चुअली डिपार्टमेंट? हाँ, आप किसी को आप जोड़ सकती हैं, मेरे को इसलिए नहीं जोड़ यस सर। सकती क्योंकि एक आदमी की लिमिट है 2 कोर्स, मेरे 4 ओके कोर्स सर। चलते हैं यहाँ पर। यस सर, यस सर। तो अब मेरे नाम से आपको मिलेगा ओके। नहीं। थैंक यू। ये सर एक क्वेश्चन मेरा था, सॉरी मैं माइंड से मिस्टेक हाँ, हो गया था। पूछिए पूछिए। तो जैसे कि अगर एक, जैसे मान लिया कि एक कोर्स है, सेम टाइटल है डिजिटल लाइब्रेरी, हम्म, हम्म। आपका ई ज्ञान कोश जो इग्नू की तरफ से कोर्स लॉन्च मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो अगर हमारा एमएलआईएस कंटेंट भी हमारा है उसके रिगार्डिंग हम अगर दूसरा करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है कि सेम नाम से हम उस कोर्स को लॉन्च कर सकें हिंदी में बना स्पेसिफिक? लीजिए। हिंदी में सेम हो सकता डुप्लीकेट है? कोर्स नहीं मिलेंगे, तो डुप्लीकेट कोर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही यस, कोर्स के लिए वो 2 बार 13 लाख रुपए क्यों देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अगर कोई जी। हमने कोर्स डिजाइन किया है और वो अगर हमारे बीयूएस से पास नहीं है, जैसे आप कह रहे थे ना कि अथॉरिटी से यहाँ हाँ पास रहना चाहिए, हाँ तो उस हाँ। केस में क्या रहेगा? मतलब वो पहले मुझे बताइए, वो किसी प्रोग्राम का पार्ट है आपके कि नहीं है, अ, कि जैसे नया मैंने कोर्स है एक कोई। बनाया, हाँ नया ही है, जैसे मैंने एक सोच पहले बनाया था, तो आपने कहा ना वो पास रहना चाहिए, तो वो किसी यूनिवर्सिटी या उसके का ही पार्ट रहना चाहिए या अलग से आप कुछ सोच के नया अब कोर्स मान लीजिए डिजाइन आप करना उस चाहिए? आप अपने ही कोर्स में एक ऐसा माइनर देना चाहते हो, या वैल्यू एडेड कोर्स में देना चाहते हो, या जेनेरिक हम्म, इलेक्टिव कोई कोर्स बनाना चाहते हो, इंट्रोडक्शन टू कोई केमिस्ट्री, मतलब जो भी आपके हम्म, दिमाग में हो, तो उसको अपने हम्म, आप बीओएस में पास कराते हो ना। जब आप बीओएस बनाते हो तो आप बताते हो मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, और कुछ कोर्स ओके ऐसे ओके। होंगे जो आप जेनेरिक इलेक्टिव में दे रहे हो, कुछ कोर्स ऐसे होगा जो आपका डिपार्टमेंट वैल्यू एडेड कोर्स में दे रहा है, तो वो पास कराना पड़ेगा अपने बीओएस। ओके सर, मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो कोर्स जो भी हम देना चाहते हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या आपकी यूनिवर्सिटी का पार्ट ही होना चाहिए? क्योंकि वरना उसके क्रेडिट कौन देगा। जी किसी जी की जी, बीओएस से ठीक पास ठीक नहीं सर। है, एकेडमिक काउंसिल से पास नहीं है, तो क्रेडिट बेस्ड कोर्स नहीं हो सकता ना। हो सकता है। सर एक कोर्स में कितने कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं? कोर्स कोऑर्डिनेटर तो एक ही होगा, बाकी को कोऑर्डिनेटर हो सकते कोर्स कोऑर्डिनेटर कितने हो सकते हैं? हैं। अब इसका कोई रूल वाइज कोई आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई हम्म, लिमिट नहीं लिखी हुई है, 2-3 भी हो ओके सकते हैं। सर।
फिर उससे ज्यादा ठीक। में हो सकता है वो ऑब्जेक्ट करें, वो कहेंगे भाई ये तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, इतने कोऑर्डिनेटर की क्या जरूरत है 4 क्रेडिट के कोर्स में जब पूरे इंडिया में नहीं हो रहा है। तो 2-3 ठीक तक तो सर, शायद माइंड नहीं करते। हमारे वहाँ विश्वविद्यालय में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ 2-3 को कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसका मतलब जी दो जी तीन सर, को कोऑर्डिनेटर तक सेफ है लिमिट। ठीक, इससे ज्यादा में ओके, फिर वो थैंक यू। कहेंगे उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में डालिए। ठीक, थैंक सर यू सर। नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्कार, मैं जी शालिनी मैडम के नमस्कार। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल। वो मैम कह रही कि वो कह रही थी कि हमारे जो बीओएस में पास है कोई भी कोर्स, उसको ठीक है नया कोर्स डेवलप करना चाहिए, तो हाँ पहले हमको एकेडमिक बीओएस में पास करना पड़ेगा या पहले हम कोर्स प्रपोजल भर के बाद में करा सकते हैं? नहीं, पहले करा लीजिए आप, क्योंकि वो अगर वो आपकी एकेडमिक काउंसिल में अगर आप जाएंगे भी तो पुट डाउन कर देंगे भाई ये बीएस से मंजूर नहीं है कोई, क्योंकि एकेडमिक मामला है ना, कोर्स का मामला है। तो सही रास्ता ये है कि आप बीएस के थ्रू जाइए। मतलब किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स डेवलप कर रही है स्वयं में, तो पहले वो बीओएस से पास होना चाहिए अपने। कोर्स है, मान लीजिए आपका जो भी बॉटनी का सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो हम्म, उसका कोई प्रोग्राम में कोई कोर्स चलता है, माना MBOT 101, वो तो आपके वहां पहले से पास है। यस सर। अगर उसको आप देना चाहते हैं तो सीधे एकेडमिक काउंसिल में बता देंगे कि हमारा ये इस प्रोग्राम का पार्ट है, ये कोर्स इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये अप्रूव्ड है, तो हमें मंजूरी दीजिए। तो अलग रास्ता हो गया, तो सीधे आपको एकेडमिक ठीक काउंसिल में रिपोर्ट करना है। लेकिन वो कोर्स ठीक। एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको किसी न किसी अच्छा कोर्स कैटेगरी के अंदर आपको उसको पास कराना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि जो वो कोर्स हमारा चल रहा है, उसमें चल रहा है कोर्स, सपोज MSc BOT 21 का कोई प्रोग्राम का एक कोर्स चल रहा है, हाँ 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 505 कुछ चल रहा है, हाँ तो उसको उसको ही हम वहां पर कर दे सकते हैं स्वयं में? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो है ही। अच्छा ठीक है सर। उद्देश्य भी यही है ना, जब तो कोर्स किसी प्रोग्राम का पार्ट होगा तभी तो बच्चे क्रेडिट ट्रांसफर लेंगे आपके वहां। अच्छा, वो ई कंटेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक। आई होप इतने छोटे ड्यूरेशन में मेरे को जितना भी पॉसिबल हो पाया, मैं आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस मैं सोच सकता था उसको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ले लिया था। और अभी जितना पॉसिबल हुआ और जितनी आपकी सहमति थी या मर्जी थी, आपने उतने क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब दिया। इस वर्कशॉप के बाद भी आप कभी भी वॉक इन करके मेरे ऑफिस में या फोन पे कैसे भी आप टेलीफोनिकली मुझसे कांटेक्ट करके आपके कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। अभी किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम इस वर्कशॉप को भी यहीं समाप्त करते हैं। तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इतने शॉर्ट नोटिस पे भी मुझे पीक वैल्यू 82 पार्टिसिपेंट्स की इसमें दिख रही थी। आप सब लोग जुड़ने के लिए और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।